Good morning, students. Today I'll teach you in physics for class 9 force and laws of motion. There is last topic, that is conservation of momentum. Conservation of momentum. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम किसी भी बॉडी में होता है जो बॉडी मूविंग कर रही होती है और वो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब कंजर्वेशन की बात जब भी आती है, अब कंजर्वेशन किसी भी चीज का कंजर्वेशन हो सकता है। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें माय डियर, तो एनर्जी भी कंजर्व करेगी यानी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। रियलिटी तो यही है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही होता है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक पॉइंट बता दूं कि अगर कोई बॉडी है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्ट करती है, तो उसमें मेन पॉइंट यह है कि मोमेंटम कभी ना चेंज होता, नाइदर क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो पहले लिखेंगे मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मैं आपको बात बताऊं, मेन पॉइंट है ये कि मोमेंटम ना कभी क्रिएट होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता, ना कभी मोमेंटम बनता और ना ही बिल्कुल खत्म होता। फिर होता क्या है भाई, मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। कोई एक बॉडी है, मान लीजिए इसका मास m1 है, एक और दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है। अब ये दोनों कोलाइड करेंगी। कब करेंगी भाई, इनके अंदर कोई वेलोसिटी होगी, इनके अंदर भी कोई वेलोसिटी होगी। मान लिया इसके अंदर u1 वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इसके अंदर u2। अच्छा, अब यहां पर ये कोलाइड कब करेंगे, ये कोलाइड तब करेंगे जब ये बॉडी, इस बॉडी की स्पीड फास्ट होगी। भाई अगर इसकी बॉडी स्पीड फास्ट होगी तो ये नेवर बी कोलाइड। अगर u1 इज ग्रेटर देन, यहां पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन का मतलब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एक टक्कर हो जाएगी दोनों में, m1 और m2 में। m1 m2 की दो बॉडीज थी, दोनों में टक्कर हुई और टक्कर को बोलते हैं हम लोग कॉलिजन। क्या होता है, कॉलिजन। कॉलिजन हो गया और इसके बाद टक्कर मारने के बाद ये बॉडी अलग हो गई और ये बॉडी भी अलग हो गई। लेकिन इनकी मास में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ इनकी वेलोसिटी में जरूर फर्क आ गया। इसकी u1 से v1 हो गई और इसकी u2 से v2 हो गई। ये इनकी वेलोसिटीज में चेंजिंग आई। तो इससे क्या फिर मिला हमें, यहां पर अगर मैं मोमेंटम के बारे में बात देखूं तो इनका टोटल मोमेंटम आएगा, टोटल मोमेंटम, या बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर कॉलिजन, तो यहां हो जाएगा m1 u1। आपको मैं बता चुका हूं मोमेंटम निकालते हैं m इंटू v यानी वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी u1 है, और प्लस m2 u2, यानी ये इनका मोमेंटम होगा। और यहां पर जो मोमेंटम होगा आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा यानी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम निकल के आएगा, टोटल मोमेंटम जो निकल के आएगा वो होगा m1 v1, अब v1 हो गया, प्लस m2 v2। और ये जो वैल्यूज होंगी दोनों, ये दोनों वैल्यूज होंगी बराबर एक दूसरे के। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
when two bodies acts one another, जब दो bodies, when two bodies acts one another, जब दो bodies act करती हैं one another, acts one another, their total momentum जो टोटल उनका मोमेंटम है, when two bodies acts अपॉन लगाते हैं, when two bodies acts upon one another, their total momentum ना क्रिएट होता ना डेस्ट्रॉय होता है, क्या कहता है, वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम, कांस्टेंट कह सकते हैं हम लोग उसको, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी मोमेंटम दोनों का बिफोर या आफ्टर हम लोग इसको समझ सकते हैं, व्हेन टू बॉडीज एक्ट्स अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम लॉज ऑफ बात करें, इसको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, तो हम इसको दूसरे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, और एक और बढ़िया तरीका है, कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना ये रहेगा टोटल मोमेंटम उतना ही ये रहेगा, यानी इक्वल्स टू का साइन मैंने लगा रखा है। और अगर आप बात करें तो एक और तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन वन बॉडी जब कोई एक बॉडी किसी बॉडी पर दूसरी बॉडी पर, व्हेन one body collides to another body, the total momentum is equal before and after collision, इसी बात को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, यानी क्या हुआ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, यानी इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शायद मैं समझता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपके समझ में आया, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन अक्सर करके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं इसके डेरिवेशन के बारे में बात करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। ये पॉइंट आपके क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट, very important derivation of law of conservation of momentum। तो derivation derive अक्सर करके derive आता है, derive the formula of law of conservation ऑफ मोमेंटम। देखिए, इसे डेराइव करने के लिए फॉर्मूले पर डेरिवेशन आता है, तो यहां पर आपको वही पॉइंट याद रखना है, एक बॉडी है फिर एक दूसरी बॉडी है, दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, m1 और m2 इनका मास है, और ये कोलाइड करती हैं, यानी टक्कर खाती हैं, m1 m2 वाली बॉडी से टक्कर खाती है फॉर t टाइम, या बोलेंगे कोलिजन फॉर t टाइम तक के लिए यहां पर कोलिजन होता है, ये कोलाइड होता है। जब कोलाइड होगा तो क्या होगा माय डियर, इधर से m1 वाली जो बॉडी है
इससे F1 फोर्स एक्सर्ट होगा जो M2 वाली पे टकरा जाएगा, और इधर से एक और फोर्स लगेगा जो F2 फोर्स होगा जो M1 वाली बॉडी पे टकराएगा। और इससे क्या होगा, दोनों बॉडीज के मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, पर लेकिन दोनों बॉडीज के वेलोसिटी में चेंजिंग जरूर आ जाएगी। ये U1 से V1 बन जाएगा और ये U2 से V2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी पॉइंट। अब इसी बात को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, व्हेन, या पॉइंट, पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं, व्हेन वन बॉडी, व्हेन F1 ऑफ, F1 बोलता हूं मैं, F1 ऑफ वन बॉडी एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी, जब वो दूसरी बॉडी पर एक्ट करता है, अदर बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी चेंजेस फ्रॉम U1 टू V1। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अच्छा, इससे क्या होगा, फोर्स बनेगा, पहली बॉडी से फोर्स लगा F1 और कितना लगेगा हम जानते हैं Ma। अब दूसरी बॉडी पर लग रहा है तो दूसरी बॉडी है M2। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, A2, और A2 कैसे निकलेगा भाई, कॉमन सा पॉइंट हम लोग जानते हैं, V1 माइनस U1, यानी फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दिया। ये U1 था ना, U1 और ये U2, सॉरी, तो यहां पर U1 माइनस करा और कितने टाइम में हुआ, T टाइम में हो गया भाई। T इसी के नीचे आएगा, मैं दोनों के नीचे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, व्हेन F2 ऑफ अनदर बॉडी, या सेकेंड बॉडी लिख सकता हूं मैं, सेकेंड बॉडी एक्ट्स ऑन फर्स्ट बॉडी, सॉरी ये मैंने यहां गलत लिख दिया, दूसरी बॉडी पर लगाता तो ये हो जाएगा V2 माइनस U2, और टाइम कितना लगा था, T टाइम लगा था। नेक्स्ट, अभी सेकेंड बॉडी एक्ट करती है फर्स्ट बॉडी पर, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, यहां सेकेंड बॉडी चेंज करी थी, ये भी यहां पे गलत लिख दिया है, यहां पर U2 से V2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा या फर्स्ट बॉडी पर आएगा, फर्स्ट बॉडी चेंजेस फ्रॉम, ये हो जाएगा U1 टू V1। ये फर्स्ट बॉडी पर तो U1 टू V1 हुआ है और सेकेंड बॉडी पर U2 टू V2 हुआ है। अब इससे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स एक्सर्ट होगा F2 इक्वल्स टू M1 पहली बॉडी पर लगेगा भाई, और ये हो जाएगा V1 माइनस U1 अपॉन T। अब दो पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। ये न्यूटन सेकंड लॉ ने हमको ये बात बता दी कि जब भी फोर्स एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, F इक्वल्स टू Ma वाले फॉर्मूले से हमने क्लियर कर दिया, और एक्सेलरेशन V2 माइनस U2 अपॉन T, और यहां V1 माइनस U1 अपॉन T से लगा दिया। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा, F1 ने फोर्स लगाया सेकंड पर, तो F1 और F2 दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे भाई, लेकिन इक्वल तो होंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट भी तो बोला है ना, तो अपोजिट बोला तो एक फोर्स कोई भी इसमें से माइनस का हो जाएगा। हम इसको कोई सा भी माइनस का कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन फिर भी हमें सेकेंड फोर्स को ही माइनस में करना चाहिए। पर आप जो मर्जी आए, अगर F1 को भी करेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर लेकिन आपको इजी से पड़ेगा F2 वाले से। अभी हम इसी के लिए साथ करते हैं, F1 की वैल्यू ये है, ये पुट कर देते हैं,
ये हो गया M2 और V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल्स टू, यहां माइनस लगा हुआ है भाई, इसमें हो जाएगा M2 और इधर हो जाएगा V1, सॉरी यहां M1 है, M1 और V1 माइनस U1 अपॉन T। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, T से T कट गया, बचा क्या मेरे पास, इसे यहां लिख लेता हूं भाई, ठीक है। यहां बचा मेरे पास M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U1 इक्वल्स टू माइनस M1 ब्रैकेट में V1 माइनस U1, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका बन जाएगा M2 V2 माइनस M2 U1 इक्वल्स टू, यहां माइनस लगा हुआ है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, M1, सॉरी ये U2 है भाई, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, U2। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है ये U1 U2 में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, M1 V1 और माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, M1 U1। अभी देखते हैं यहां पर M2 U2 माइनस का है, इसे उधर ट्रांसफर कर दो, तो यानी M1 U1 और प्लस ये माइनस का था, इधर आके हो जाएगा M2 U2, यानी U वाले में एक साइड ले गया, अब M1 V1 को इधर लेके आऊंगा, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, M1 V1 और ये ऑलरेडी प्लस का दे रखा है, M2 V2। और इसी बात को कह सकता हूं मैं, इस पार्ट पे इधर ले लो, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला डेराइव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। क्या क्लियर हो गया? टोटल मोमेंटम बिफोर collision equals to total momentum after collision। दैट्स क्लियर। ये आपको डेरिवेशन हो गया, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ लें। पहले मैं एक पॉइंट बता दूं आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, अभी मैंने डेरिवेशन कराई दिया, ये डेरिवेशन जो मैंने कराया किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये न्यूटन सेकंड लॉ से तो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी और न्यूटन थर्ड लॉ लगाया था, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, उसके बेस से हमने निकाला था। क्लियर? अभी मैं आपको इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे भी होंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तो मेन है ही है। यहां एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। अभी बुलेट जानते ना, बंदूक की गोली, यस। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम गन। एक गन से फायर होती है और गन का मास है 6 kg विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बुलेट जाती है वो 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। हमने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ में कि जब बुलेट चलती है तो गन रिक्वाइल करती है, पीछे की तरफ एक जर्क देती है। तो यहां पर अभी मेरे पास मिल गया बुलेट का मास M1 10 ग्राम, दूसरा बुलेट की वेलोसिटी V1 देखिए 300 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा गन का मास M2 6 kg, और गन में जो जर्क लगता है V2 वो हमें पता नहीं, फाइंड करना है। अभी यहां पर ये ग्राम में है तो इसे केजी में बनाने के लिए 10/1000 कर दीजिए, तो ये केजी बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये हमेशा ऐसा यूनिट में ही रखना चाहिए। अब बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों में बराबर रहेगा भाई, तो हो जाएगा क्या? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2।
अभी आप यहां कहेंगे कि जो सर आपने फॉर्मूला डायरेक्ट करा था वो फॉर्मूला तो पुट नहीं करा, क्योंकि जब ये बंदूक की गोली नहीं चली, फायरिंग नहीं हुई, तब तक इनकी वेलोसिटी 0 थी, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने इसका डायरेक्टली आंसर निकाल दिया m1। और दूसरा ये कि इनका जो डायरेक्शन जो होगा वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, इसलिए ये ऐसे आंसर निकाला है। m1 की वैल्यू मेरे पास मालूम है 10/1000, v1 की वैल्यू मालूम है 300 इक्वल्स टू m2 6 kg है, और v2 हमें पता नहीं फाइंड करनी है। अभी 1 2 3 1 2 3, ये 3 0 खत्म, ऊपर बचा 3 1 3 और ये 6 नीचे उतर के आ जाएगा। ये v2 की वैल्यू निकल के आ गई, क्या हो गया v2, तो v2 इक्वल्स टू हो गया, ये काट देंगे 3 1 3 3 2 6 इक्वल्स टू 1/2 मीटर पर सेकेंड, इसी को लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो जर्क लगेगा गन में वो कितना लगेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड का लगेगा। एक और दूसरा न्यूमेरिकल मेरे पास है, एक कार, यहां पर एक कार है, उसका नाम है ए, कार ए, मास 1500 kg, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कार ए की बात कर रहे हैं, कार ए। अब इसका मास है m1 बोल दिया मैंने इसको 1500 kg, इसकी वेलोसिटी मूविंग कर रहा है तो u1 हो जाएगा भाई, किस स्पीड से चल रहा है ये, इसका स्पीड दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक और कार बी है, कार बी का m2 मास हो जाएगा भाई, और इसका मास कितना दे रखा है, इसका भी दे रखा है अनदर कार बी ऑफ 1000 kg, ये 1000 kg से मूव कर रहा है भाई, सॉरी 1000 kg का है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी u2 वो कितना दे रखा है, ट्रेवलिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरी कार स्लो चल रही है, पहली कार फास्ट चल रही है, इसका मतलब ये पीछे से जाके जरूर इस पर टक्कर मारेगी, जरूर नहीं ओवरटेक भी कर सकती है, पर लेकिन यहां पर कॉलिजन का सवाल है भाई, तो यहां ये इसमें टक्कर मार देगी भाई। अब आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, कार ए की जो स्पीड आती है यानी v1 वो बन जाती है कितनी 20, यानी जो पहले थी उससे कुछ कम हो गई। अब इसकी स्पीड में जब इस पर टक्कर मारेगी तो इसकी v2 कुछ बढ़ जाएगी, अब वो पता नहीं है कितनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, अब वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देखो ध्यान रखना, जब m1u1 में कोई वैल्यू नहीं लग रहा, कोई साइन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, और प्लस वाले के लिए प्लस लग रहा है, तब m1 की वैल्यू है 1500 इंटू 25, इसका u1 हो गया, प्लस m2 कितना है 1000 इंटू 15 u2 हो गया, इक्वल्स टू अभी m1 कितना है 1500 अगेन, और v1 मालूम है हमें 20 हो गया, प्लस m2 मालूम है 1000 और v2 हमें पता नहीं। अभी इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं भाई, 25 5 का 125, 12 कैरी 25 बंदा 25, ये हो जाएगा 37 00 प्लस ये हो जाएगा 15,000 इक्वल्स टू इसका 15 टू द 30 और 1 2 3 zeros प्लस 1000 v2। अभी इनको टोटल करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 500 और 5 और 3 ये 2 और ये हो जाएगा 5 और ये 3000 इक्वल्स टू से जब इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा 30,000 इक्वल्स टू 1000 v2। ये प्लस वाले से पहले वाला लेके आया हूं इधर, ये बचा मेरे पास 22,500 इक्वल्स टू यहां v2 रह जाएगा, ये 1000 अपॉन में आ जाएगा। 1 2 2 जीरो तो कट जाएंगे भाई,
और एक जीरो हटा के पॉइंट लग जाएगा। V2 इक्वल्स टू 22.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हो गया, आपको समझ में आ गया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक सवाल हमने समझा दिया। दो सवाल समझाए मैंने, एक और मैं इसके साथ सवाल समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन है माय डियर, यहां पर मैं बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक गन से बुलेट है, बंदूक की गोली 10 ग्राम की, वो जैसे ही फायरिंग की जाती है तो गोली चलती जाती है हवा में। अभी हम गोली की बात कर रहे हैं, बंदूक के जैकेट की बात नहीं कर रहे। जैसे ही वो जाती है तो उसमें एक सामने वुडन ब्लॉक लगा हुआ है, उस ब्लॉक से टकरा जाती है। जैसे ही गई और वुडन ब्लॉक हम बोर्ड से नहीं टकराएगी, मतलब ऐसे एक ब्लॉक है उससे टकरा जाती है। अब जो ब्लॉक है वो कितना है, 900 ग्राम का है। जैसे ही वो उसके ऊपर टकराती है तो अब इस ब्लॉक को भी लेकर के साथ में उड़ती है। अब वो कितने स्पीड से उसे लेकर के उड़ेगी वो बताना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट पहले जा रही थी 400 मीटर पर सेकेंड से, गेट्स एम्बेडेड कर गई यानी ब्लॉक के ऊपर, इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। अब ब्लॉक के साथ कितनी वेलोसिटी जाएगी, तो यहां पहले हम पॉइंट लिख लेंगे m1 को 10 ग्राम पे दे रखी है बुलेट, जो कि हो जाएगा हमारे पास 10/1000 kg, और v1 जो बुलेट की स्पीड थी 400 मीटर पर सेकेंड। अभी ब्लॉक के साथ m2 हो जाएगा, m2 क्या ब्लॉक के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक जो ब्लॉक है और प्लस बुलेट, BULLET बुलेट, यानी दोनों का मास जोड़ के m2 बन गया, वो हो जाएगा 900 प्लस 10 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1910 ग्राम। इसी को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, 910 केजी। और इसकी जो V2 है वो हमें पता नहीं, वो फाइंड करनी है। सेम उसी फॉर्मूले से काम कर देंगे, m1v1 इक्वल्स टू m2 v2। अब m1 कितना आया था 10/1000 इंटू v1 कितना आया था 400 इक्वल्स टू m2 कितना आया 910 अपॉन 1000 और करना पड़ेगा भैया, तभी तो केजी बनेगा ग्राम से, अपॉन 1000 और इंटू v2। जब कुछ नहीं होता तो इंटू होता है। अब क्या काम करेंगे, 1000 से तो भाई 1000 खत्म हो जाएगा, यस। अब v2 इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 400 अपॉन 910, 0 से एक 0 खत्म, आ गया हमारे पास 400 अपॉन 91। अब 91 से हम इसे डिवाइड कर देंगे 400 को, कितना जाएगा 4 बार जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कितना बचा हमारे पास, ये 6 बच गया, 9 में से 6 गए तो ये 3 बच गया, यहाँ 36 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। अब क्या 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, बचा कितना 7, 10 में 3 गया 7, 5 15 में 7 गया 8, 87, पॉइंट लग रहा है, फिर से 0 बढ़ा लो। अब की बार अप्रोक्सीमेटली 9 बार जाएगा, 9 1 जा 9, 9 9 का 81, यानी यहां आ गया आंसर 4.39 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स लगा देते हैं इसमें, और इसी को लिख सकते हैं हम 4.4, क्योंकि 9 है ना, राउंडिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको माय डियर बताई, एंड दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। ओके बाय।